औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसका जो फिजियोलॉजी पार्ट है वो है पेज नंबर 39 से पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है और यूरिनरी सिस्टम बेटा हम पढ़ के आ गए एनाटॉमी पार्ट में भी। अच्छा, एनाटॉमी पार्ट जो होता है ना, एनाटॉमी जो हिस्सा है वो होता है साख्त का इल्म। जैसा कि जो चीज़ बनी कैसे है वो इल्म एनाटॉमी कहलाता है और वो काम कैसे करती है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। तो एनाटॉमी पार्ट के जो पहले 30 पेज थे उसमें हमने ये तमाम साख्तें पढ़ी हैं और हम इस वाले में हमेशा क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। लेकिन फंक्शन के साथ साथ हमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी पढ़ना ही पड़ता है। तो स्ट्रक्चर भी रिपीट हो जाएगा इसमें और आपका फंक्शन भी रिपीट हो जाएगा। इसके अंदर से मरूजियाँ भी बन सकती हैं आपकी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे हम इसको एक ही लेक्चर में वाइंड अप करने की पूरे चैप्टर की। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? पेशाब का निज़ाम। यूरिनरी सिस्टम इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स। ये ऐसे ऑर्गन्स का अज़ा का सेट है प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों में पेशाब पैदा करते हैं। कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनीज़, जो कि मुश्तमिल है गुर्दों पर। अच्छा, जो दो अज़ा हैं बेटा उनके साथ एस लगेगा। गुर्दे दो होते हैं तो इसलिए एस लगेगा किडनीज़। यूरेटर पेशाब की नालियाँ जो गुर्दों से पेशाब को मसाने तक लेके आती हैं वो यूरेटर्स। फिर मसाना, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, चार ही अज़ा हैं। ब्लैडर एक होता है इसलिए एस नहीं लगा। यूरेथ्रा पेशाब की नाली जो पेशाब को बाहर निकालती है वो भी एक ही होती है इसलिए एस नहीं लगेगा। तो ये मुश्तमिल होता है बेटा किडनीज़ पे, यूरेटर्स पे, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पर। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज़। जो मेन ऑर्गन हैं यूरिनरी सिस्टम के वो गुर्दे हैं। विच फॉर्म यूरिन, जो पेशाब बनाते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो दूसरे पार्ट्स हैं सिस्टम के। द यूरेटर्स पेशाब की नालियाँ, द यूरिनरी ब्लैडर मसाना एंड द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा है नीदर फॉर्म यूरिन, ना तो ये पेशाब बनाते हैं नॉर चेंज इट्स कंपोजिशन, और ना ही इसकी कंपोजिशन में कोई तब्दीली लाते हैं। दे आर मेरली स्ट्रक्चर्स, ये ऐसी साख्तें हैं दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्राम किडनीज टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और ये सिर्फ पेशाब को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जिस्म से बाहर पहुंचाती हैं। ठीक है, गुर्दों के अलावा बाकी यूरेटस, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये देखें बेटा बना रखा है नीचे, ये दो लोबिया की शक्ल के किडनीज़ हैं। ये जो ग्रीन कलर की दो दिखा रखे हैं यूरेटर्स हैं। ये येलो कलर का जो दिखा रखा है ये मसाना ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और बाद में ये जो एक नाली है पेशाब वाली ये यूरेथ्रा है। तो ये किडनीज़ हम पढ़ते हैं बेटा। किडनीज़ के बारे में होते क्या हैं गुर्दे, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एनाटॉमी पार्ट में आप तफसील से पढ़ाए हैं। यहाँ तक ये साख्तें ही बताई जा रही हैं, इसका काम तो आगे आएगा है और ये आप वहाँ पे पढ़ाए हैं सारा। किडनीज आर द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो बॉडी से बेकार मादे खारिज करने वाले अज़ाएँ हैं उनका एक जोड़ा गुर्दों की सूरत में मौजूद है। सिचुएटेड मौजूद होता है ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, पेट की पिछली दीवार के साथ। पोस्टीरियर पीछे पिछला, ऐसे याद कर लें। और ए से एंटीरियर, ए से अगला। तो एंटीरियर लफ्ज़ आए तो अगली जानब, पोस्टीरियर लफ्ज़ आए तो पिछली जानब। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ गुर्दे लगे होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और रीढ़ की हड्डी के ईच साइड पे, यानी एक रीढ़ की हड्डी के राइट साइड पे गुर्दा होता है और एक रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड पे गुर्दा होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बिहाइंड द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम से पीछे होते हैं। पेट के गिर्द एक झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पीछे, वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड पे और एब्डोमिनल वाल की पिछली जानिब गुर्दे मौजूद होते हैं। द किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन। गुर्दे जो हैं वो बेटा लंबर रीजन में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना इसके रीजन है बेटा, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, पेल्विक और कॉक्सिक्स रीजन। तो लंबर रीजन पेट के बिल्कुल पीछे जो हड्डियां हैं मोहरे, तकरीबन वहाँ पे गुर्दे मौजूद होते हैं। अगर आप हाथ सीधे करके खड़े हों तो जहाँ आपकी कोहनियाँ जिस्म के साथ टच करेंगी तकरीबन यहाँ पे गुर्दे मौजूद होते हैं आपके। ठीक है, तो ये लंबर रीजन आ जाएगा। एंड आल्सो अप्रोचेस द एपिगैस्ट्रियम और हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन, और ये एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये रीजन है बेटा, कल वाले लेक्चर में मैंने दिखाए थे, फिर दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये मुख्तलिफ रीजन्स थे, मैंने कल दिखाए थे। अगर आपके जिस्म को 4 लकीरें लगा दूँ, 2 ऐसे मुदन और 2 उफ़की लकीरें लगा दूँ तो ये क्या हो जाएंगे बेटा,
9 रीजन बन जाते हैं बॉडी के। तो वहाँ जहाँ आपको बॉडी में दर्द हो तो आप बताते हैं, डॉक्टर वहाँ अंदाज़ा लगाता है कि कौन सी जगह जहाँ दर्द हो रहा है उसके नीचे मौजूद हो सकती है। तो ये देखें, ये कौन सा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये एपिगैस्ट्रियम रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये 9 है, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और बीच वाला अम्बलाइकस जहाँ पे धुन्नी होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं इसलिए इसका अम्बलाइकस रीजन है ये बेटा। राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक, ये मुख्तलिफ 9 किस्म के रीजन्स हैं। और ये देखें गुर्दे कौन से हैं, राइट लंबर और लेफ्ट लंबर में गुर्दे पाए जाएंगे यहाँ पे। तो वो यही बता रहा है यहाँ पे नीचे कि ये कहाँ होते हैं बेटा, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बलाइकस रीजन में गुर्दे होंगे। ठीक है, ये यहाँ तक अगर दर्द हुआ तो इन इलाकों में दर्द महसूस हो सकता है गुर्दों का। ईच किडनी इज़ बीन शेप्ड, हर गुर्दा जो है ये लोबिया की शक्ल का, ये मारूजी बन सकती है। दे आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी मारूजी बन सकती है। इनके गुर्दों की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ब्रॉड, 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं एंड 3 सेंटीमीटर थिक। और इनकी मोटाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। फिर आ जाएगा बेटा द वेट ऑफ ईच किडनी, हर गुर्दे का वज़न इज़ 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है इन मेल्स, मर्दों में, एंड 135 ग्राम इन फीमेल, और औरतों में 135 ग्राम का गुर्दा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, गुर्दे के स्ट्रक्चर क्या है बेटा, कॉर्टेक्स, मेडुला, पायरामिड्स और पेपिला और एपेक्स ऑफ द पायरामिड। तो ये 4 हिस्से हैं बेटा। कॉर्टेक्स क्या है, द आउटर जोन ऑफ द किडनी, गुर्दों का बैरूनी हिस्सा कॉर्टेक्स है। द इनर जोन ऑफ द किडनी, अंदरूनी हिस्सा गुर्दों का, वो मेडुला है। और कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये जो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं वो सीधी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं वो रीनल पायरामिड्स में होती हैं। और फिर पेपिला और एपेक्स ऑफ द पायरामिड्स, ये भी गुर्दे के हिस्से हैं। ये 4 हिस्से आपने याद करने हैं। ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। इनर जोन ऑफ द किडनी क्या कहते हैं, मेडुला, आउटर जोन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये मरूजियाँ हो सकती हैं। फिर आ जाएगा बेटा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, गुर्दे के साख्त और फेल की इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। ठीक है, ये लफ्ज़ याद रख लें मेरा बच्चा। गुर्दे के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई नेफ्रॉन, इंसानी जिस्म के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन, और हमारे मकान के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई ईंट है। जैसे हमारा मकान ईंटों से मिलके बना है, हमारा जिस्म सेल से मिलके बना है, हमारे गुर्दे नेफ्रॉन से मिलके बने हैं, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो एक ही इन अल्फाज से आप ये सारी तारीफ़ें बना सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऐसे याद रख सकते हैं। तो हम नेफ्रॉन की तारीफ़ करते हैं बेटा, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये गुर्दे के साख्त और फेल की बुनियादी इकाई हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ फार्मिंग यूरिन, जो जिनमें ये सलाहियत होती है कि ये पेशाब बना सकती हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितनी है, मिलियन इन बोथ किडनीज, हर के गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। आपने वहाँ पे एनाटॉमी पार्ट में पढ़ा था 2.4 मिलियन दोनों गुर्दों में थी, यानी 24 लाख नेफ्रॉन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। ठीक है, तो यानी मिलियन लाख 10 लाख का है। तो यहाँ 10 लाख बता रहे हैं एक गुर्दे में, वहाँ 12 लाख बता रहे थे। ये अप्रॉक्सीमेटली इनको गिन नहीं सकता, बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी, लेकिन अंदाज़ा लगाते हैं। कोई कहता 10 लाख होती हैं एक गुर्दे में नेफ्रॉन, कोई कहता 12 लाख, कोई कहता 11 लाख, लेकिन अंदाज़न होती है। तो वहाँ पे 2.4 मिलियन आया था बेटा। 2.4 मिलियन दोनों गुर्दों का बताया था उन्होंने, यानी 12 लाख एक गुर्दे में, 12 लाख दूसरे गुर्दे में। यहाँ पे बता रहे हैं 10 लाख, यानी मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। साइज़ क्या होता है बेटा, द टोटल लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट इज़ 45 से 65 मिलीमीटर। एक जो टोटल लेंथ है नेफ्रॉन की, जिसमें कलेक्टिंग डक्ट भी शामिल है, वो 45 से 65 mm की होती है। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा। नेफ्रॉन का साइज़ कितना है, लंबाई कितनी है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आ गई। नेफ्रॉन की कितनी इकसाम है बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये मरूजी बन सकती है। कितनी इकसाम है नेफ्रॉन के, आपने बताना है ना, 2। ठीक है, कॉर्टिकल। यहाँ से अब आपका नया स्टार्ट हुआ टॉपिक तकरीबन। इससे पिछला तो आप एनाटॉमी पार्ट में पढ़ाए हैं सारा का सारा है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, दीज आर द नेफ्रॉन, ये वो नेफ्रॉन है हुज ग्लोमेरुलाई, जिनके जो ग्लोमेरुलस हैं, जो खून की नालियों का गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ नेफ्रॉन। ये देखें बेटा, नेफ्रॉन बनी हुई है आपके पेज में। ये जो जहाँ यह खून की नालियों का गुच्छा है रेड सा,
ये क्या है, ग्लोमेरुलस। और इसके बाहर ये जो प्यालानुमा साख्त है पीली नाली की, इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। और ये पहली बलदार नाली है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, लिखा हुआ भी है। और ये जो यू की शक्ल का हिस्सा है ये लूप ऑफ हेनले है। इसके दो पार्ट हैं, नीचे आने वाला और ऊपर जाने वाला। और ये एक और बलदार नाली है, आखिरी बलदार नाली, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और आखिर में एक नाली है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो बहुत सारी नालियाँ जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिक्सअप हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा, ये आपने देख लिया मुकम्मल नेफ्रॉन के साख्त, नेफ्रॉन क्या आती है। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, दीज आर नेफ्रॉन, ये वो नेफ्रॉन है हुज ग्लोमेरुलाई, जिनके जो ग्लोमेरुलस हैं लाई इन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द किडनीज, जो गुर्दे की सतह के साथ लगे होते हैं। ग्लोमेरुलस देखा आपने, जहाँ खून की नालियों का गुच्छा रेड था, तो उनके जो ग्लोमेरुलस हैं वो गुर्दे की सतह के साथ होंगे, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। दीज नेफ्रॉन्स कंप्राइजेज अबाउट 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स, और टोटल नेफ्रॉन का ये 85% हिस्सा होती हैं इन द किडनी, गुर्दे में। एंड हैव ग्लोमेरुलाई लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, और इनके जो ग्लोमेरुलाई हैं वो रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं, यानी गुर्दे के बैरूनी हिस्से में। तो ये आपकी मरूजी बन सकती है कि बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने % होती हैं, 85%। और इनके जो ग्लोमेरुलाई किस में मौजूद होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। पहले तो बेटा ये देख लें, ये जो होते हैं ये रीनल कॉर्टेक्स है। ये जो बैरूनी किनारा है गुर्दे का, ये देखें लिखा हुआ है, जो कम सुर्ख है इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो है, ये मखरूती से जो किनारे हैं जो गहरे सुर्ख हैं, ये क्या है, रीनल मेडुला। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स में इनके ग्लोमेरुलस होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये देखें यहाँ पे ये वाजे कर दिया गया है बेटा, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ये देखें जो यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये खून की नालियों का गुच्छा, और इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये गुर्दे का किनारा कौन सा है, ये वाली जगह, ये कॉर्टेक्स है। तो ग्लोमेरुलस अगर कॉर्टेक्स में होंगे तो वो क्या कहलाएंगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और ये दूसरी कौन सी है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये मेडुला के करीब करीब अगर इनके ग्लोमेरुलस होंगे तो वो क्या कहलाएंगी, जक्स्टामेडुलरी ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, क्योंकि इनका ज़्यादातर पार्ट किस में होता है, मेडुला में, ठीक है। गुर्दे के ये गहरे सुर्ख जो किनारे हैं, ये मेडुला, रीनल मेडुला, इसमें इसका ज़्यादातर पार्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इन नेफ्रॉन की 2 इकसाम हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया था कॉर्टिकल नेफ्रॉन कि इसके जो ग्लोमेरुलस हैं नेफ्रॉन के, वो किस में मौजूद होंगे, रीनल कॉर्टेक्स में, इसलिए हम इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये कितने % होंगी, 85%। फिर आ जाएगी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दीज आर द नेफ्रॉन, ये वो नेफ्रॉन है हुज ग्लोमेरुलाई, जिनके जो ग्लोमेरुलाई हैं लाई डीप इन द रीनल कॉर्टेक्स, जो इंतहाई गहराई में रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं नियर टू द मेडुला, और मेडुला के करीब करीब होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर कोई पूछ ले जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कितने % हैं, तो बताना 15%। कितने बताना है, क्योंकि वो 85 हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको कितना होना पड़ेगा, 15% होना पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटेज की बात जब आती है तो 100 पूरा करना होता है। तो अगर एक चीज़ की परसेंटेज पता चल जाए तो दूसरी की आपको ऑटोमेटिक पता चल जानी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमें एक की पता चल गई थी, किसकी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की 85 थी, तो दूसरी की ऑटोमेटिक कितनी होगी, 15%। तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या हैं बेटा, जो मैंने अभी बता दिए थे। ग्लोमेरुलस, ये खून की नालियों का गुच्छा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। रीनल ट्यूब्यूल, जो ट्यूबें बनी हुई हैं, रीनल ट्यूब्यूल है बेटा। बोमेंस कैप्सूल, ये जो प्यालानुमा साख्त है जिसने ग्लोमेरुलस को घेरे हुए है, ये क्या कहलाएगी आपकी, बोमेंस कैप्सूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली। लूप ऑफ हेनले, यू शक्ल का जो हिस्सा है ये नीचे वाला, ये लूप ऑफ हेनले है बेटा। इसके 2 पार्ट्स हैं, असेंडिंग ऊपर जाने वाला हिस्सा, डिसेंडिंग नीचे आने वाला हिस्सा। फिर आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार नाली। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जिसमें सारी आपकी नेफ्रॉन आगे जुड़ती हैं। और पेशाब जो है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पेपिलरी डक्ट्स में चला जाता है, पेपिलरी डक्ट्स में आपका रीनल पायरामिड्स में, रीनल पायरामिड से होते हुए यूरेटर, यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर से यूरेथ्रा और बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेटा ये दोनों मरतबा जब हमने पेपर दिए हैं फार्मेसी के, तो ये नेफ्रॉन की साख्त दोनों में आ गई थी, और मैंने दोनों में ये नेफ्रॉन बनाई भी थी, और इसके हिस्सों की वजाहत भी की थी कि कौन सा हिस्सा कहाँ काम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 120 से 106 मार्क्स आए थे अपने पेपर के अंदर इस वाले में। तो आप भी अच्छी वाली तैयारी करेंगे इसी तरीके से, तो आपको भी
अच्छे नंबर मिलेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बुनियादी काम क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू क्लियर एंड क्लीन द ब्लड प्लाज्मा। इसका काम है बेटा, ये भी मरूजी बन सकती है कि जो खून के अंदर जो प्लाज्मा है उसको साफ शफाफ करना है, उसको बीमारियों से, गंद से पाक करना है, और सारे बेकार मादों का क्या बना देना है? पेशाब बना देना है। ठीक है। ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो ना चाहने वाले सब्सटेंसेस हैं उनसे ब्लड प्लाज्मा को क्लीन और क्लियर करना किनका काम है? नेफ्रॉन का। दिस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, और ये मंदरजा झेल स्टेप में होता है। पहले आएगी फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस में आएगा ना खून बेटा, तो वो क्या होगा? फिल्टर। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर होता है इन द ग्लोमेरुलस, इस खून की नालियों के गुच्छे में। इट एक्ट्स एज अ एट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरी, और ये बनता है एट्रियल एंड कैपिलरी का, काजिंग फिल्ट्रेशन, इससे फिल्ट्रेशन हो जाती है, छानना जैसे छलनी हो जाती है। ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ प्लाज्मा, लार्ज पोर्शन प्लाज्मा का आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से बाहर निकल आता है, एंड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, और किस में चला जाता है? प्यालानुमा साख बोमेन कैप्सूल में। ये नेफ्रॉन बेटा आप 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। फिर आ जाएगा सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है, अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है बेटा, कि अगर जो चीज़ें आपकी बॉडी में अभी ज़रूरत है और उनको बचा के रखना मकसूद है, तो वो बॉडी में वापस जज़ब हो जाती हैं, पेशाब नहीं बनता उनका। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा जज़ब हो जाएंगी बॉडी में। लेकिन अगर जो चीज़ें बेकार हैं, जिनका पेशाब बनाना मकसूद है और उनको निकालना मकसूद है, तो पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल दी जाएंगी। तो इसको हम कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो ग्लोमेरुलस से 100% वाटर और नमकियात आ गए थे किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुँचते पहुँचते 99% वापस बॉडी में चले जाते हैं। सिर्फ 1% का क्या बनता है? यूरिन बनता है। बाकी 99% क्या कर लिए जाते हैं? दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एज अ फिल्टर्ड फ्लूइड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्यूल, जैसा फिल्टर जो है वो बहेगा नालियों के ज़रिए। द अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो ना चाहने वाले बेकार मादे हैं, फेल टू बी रीअब्जॉर्ब, वो रीअब्जॉर्ब होने से फेल हो जाते हैं। और वाइल द वांटेड सब्सटेंसेस, लेकिन जो चाहने वाले सब्सटेंस हैं, जो अच्छे सब्सटेंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, स्पेशली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसा कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हो गए। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बेटा सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, आयन वगैरह। ठीक है। और रीअब्जॉर्ब, ये जज़ब कर लिए जाते हैं बैक इनटू द प्लाज्मा, दोबारा प्लाज्मा में। ऑफ पार्टिकुलर कैपिलरीज, एक ख़ास किस्म की कैपिलरीज जो जुड़ी होती है नेफ्रॉन के साथ, तो उनसे दोबारा बॉडी में जज़ब कर लिए जाते हैं। स्क्रीशन क्या होती है बेटा? खारिज होना। फ्यू सब्सटेंसेस, कुछ अज्जा ऐसे हैं, आर स्क्रेटेड फ्राम द प्लाज्मा, प्लाज्मा से खारिज किए जाते हैं डायरेक्टली थ्रू द एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के ज़रिए डायरेक्टली प्लाज्मा से खारिज किए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल की लाइनिंग में। इनटू द ट्यूब्यूलर ल्यूमन, ट्यूब्यूलर ल्यूमन में। द यूरिन इज़ फॉर्म्ड, और इससे फिर क्या हो जाता है? पेशाब बन जाता है। अब यूरिन क्या है बेटा, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो यूरिन, पेशाब क्या होता है, वो अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।